हेलो, चलो इस वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 9 और जिसका नाम है ग्रेविटेशन। और इस वीडियो को हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे और इसमें ग्रेविटेशन चैप्टर के जितने भी इजी नोट्स होंगे वो हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम इसमें देखने वाले हैं इस चैप्टर से, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। अब इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम ही देखो हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मतलब हमें ग्रेविटी के बारे में इसमें हमें चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशन होती क्या है, ये कौन सा प्रोसेस है, ये चीज़ यहाँ पे समझते हैं। अब देखो ग्रेविटेशन है क्या, द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मास ऑफ बॉडी। ये क्या है, अट्रैक्शन का एक प्रोसेस है जो किसकी वजह से होता है, मास ऑफ द बॉडी। अब ये वाली जो डेफिनेशन है ये कैसे पता चली, या ग्रेविटी के बारे में कैसे पता चला, तो जो हमारे सर आइजैक न्यूटन थे जो ये बैठे हैं, ये एक दिन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अब इनके ऊपर गिरा एक एप्पल। ठीक है, अब एप्पल गिरा तो इनके दिमाग में एक, जब इनके ऊपर ये पेड़ के नीचे बैठ के अपनी स्टडी कर रहे थे तो इनके ऊपर एक पेड़ से क्या गिरा, एप्पल गिर गया। तो इन्होंने क्या देखा कि भाई ये एप्पल नीचे गिरा, मेरे को परेशान कर दिया इसने, तो ये मेरी तरफ नीचे गिरा, इससे तो ऊपर गिर जाता, ऊपर की तरफ चला जाता या फिर साइड में इधर उधर हो जाता, कि ये नीचे की तरफ ही क्यों आया, यहाँ पे ये ऐसे ही क्यों आया, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिखा रखा है कि भाई ऐसे गिरा पेड़ से। तो इन्होंने एप्पल उठाया और सोचा कि भाई इसके बारे में इन्होंने सोचा कि भाई ऐसा क्यों, ये ऐसे गिर क्यों रहा है, नीचे ही क्यों गिर रहा है। और ये इसको सोचने के बाद इन्होंने फिर क्या करा, स्टडी की इसके ऊपर। स्टडी करने के बाद फिर इन्होंने बता दिया कि भाई हमारे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है, ग्रेविटी भी होती है, उसके बारे में इन्होंने बता दिया, जिसकी वजह से चैप्टर बनाना पड़ गया। और चैप्टर बनाना पड़ गया तो क्लास 9 के बच्चों को पढ़ना पड़ गया। तो यहाँ पे हमारे पास इन्होंने ग्रेविटेशन बता दिया, ग्रेविटी के बारे में स्टडी की 1666 में। कब की थी इन्होंने, 1666 में। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या बोलते हैं कि फिर पूरा ही एक इन्होंने थ्योरी रख दिया ग्रेविटी और ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर, वो जो हमें यहाँ पे पढ़नी है उसका छोटा सा पार्ट है, पूरा तो पढ़ नहीं रहा पर छोटा सा ही पार्ट है जो क्लास 9 के सिलेबस में है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ग्रेविटी में इन्होंने हमें जो बताया कि भाई क्या बोलते हैं, जो ग्रेविटेशन होता है ना, एक प्रोसेस है, एक फिनोमिना है जो अट्रैक्शन ऑफ ड्यू टू मास ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब इन्होंने ये कहा, कोई भी जो दो बॉडी होती है ना, जैसे मान लो एक बॉडी ए है और बॉडी बी है, इन दोनों के बीच में ना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, और वो लग रही है इनके मास की वजह से, क्योंकि इनका मास होता है कोई, और ए बॉडी का भी कोई मास होगा और बी बॉडी का भी कोई मास होगा। इन दोनों के मास की वजह से इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रही होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ये चीज इन्होंने हमें बता दी। फिर इन्होंने सोचा कि भाई जो एप्पल गिरा है वो नीचे गिरा है, इसका मतलब अर्थ पे गिरा है, मतलब अर्थ की तरफ से और इस एप्पल की तरफ से क्या लग रही होगी, इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रही होगी। जब जैसे मान लो ये एप्पल है और ये अर्थ सरफेस पे ऐसे गिरा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ से और इस एप्पल के बीच में कोई फोर्स लग रही है, उसी फोर्स को इन्होंने क्या बोला, ग्रेविटेशन फोर्स बोल दिया, जिसको ग्रेविटी भी बोलते हैं, अर्थ की ग्रेविटी। ठीक है, इस टाइप की फोर्स को। ठीक है, तो ये होता है हमारा ग्रेविटेशन और इंट्रोडक्शन इस वाले चैप्टर का। ठीक है, कि भाई कैसे स्टार्ट हुआ ये चैप्टर और किन्होंने स्टडी की है। तो आइजैक न्यूटन जो बैठे हैं इन्होंने हमको ये चैप्टर दिया जिसके बारे में हमें पढ़ना है। अब आगे चलते हैं, चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। अब न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझना है। इन्होंने जब ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा या ग्रेविटी के बारे में पढ़ा तो फिर इन्होंने एक लॉ दे दिया। ठीक है, एक नियम दे दिया जिसको पढ़ने के लिए बोल दे कि अब इस नियम को सब पढ़ो। ठीक है, और ये पढ़ गया भारी 9 क्लास के बच्चों पे। चलो, तो अब इसमें लॉ में देखते हैं हमें क्या बोल रहा है। ये कह रहा है एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अनोदर ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है हर एक ऑब्जेक्ट जो है ना अट्रैक्ट करता है एवरी अनोदर ऑब्जेक्ट को, हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स, किसी फोर्स के साथ, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब इन्होंने कहा दो ऑब्जेक्ट के बीच में, देखो ऑब्जेक्ट ये है m1 ले रखा है हमने m2, दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, फोर्स लग रही है, कोई ग्रेविटेशन क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, एक फोर्स लग रही है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, और जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके मास के प्रोडक्ट के, उनके अगर हम मास के मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखो जैसे रहा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फोर्स उसके क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये चीज इन्होंने हमें यहाँ पे बता दी है। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग एंड द, और देखो मास के प्रोडक्ट के बराबर होती है, ये चीज तो बता दिया। और दूसरी चीज इन्होंने हमें क्या बताई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इस लॉ को ना, ये डेफिनेशन तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया, अब इसको ध्यान से समझते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि भाई हमने मान लिया एक ऑब्जेक्ट है ए हमारा जिसका मास है m1, एक ऑब्जेक्ट है बी हमारा जिसका मास है m2, ये हमने यहाँ पे ले लिया है। फिर हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है जो हमने यहाँ पे d लिख दिया, ये d हमारा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा d हो गया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लेट कर लिया इस लॉ के अकॉर्डिंग। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो हमारे इस लॉ के अकॉर्डिंग बनता है, भाई इन्होंने कही जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही है, जो फोर्स लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास इंटू
दोनों के ऑब्जेक्ट के मास के मतलब मास 1 मल्टीप्लाई में मास 2 दोनों के ऑब्जेक्ट के मास के बीच के मल्टीप्लाई के बराबर है। ये चीजें हमें इन्होंने बता दी। और फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया, एक तो मास प्रोडक्ट के जो इनका मास है उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके फोर्स के बराबर होती है। दूसरा इन्होंने हमें बताया है कि जो फोर्स है ना वो इनवर्सली मतलब कि जो उनके बीच का डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/d²। ये चीज इन्होंने हमें सिचुएशन दे दी कि भाई एक तो हमारी इस सिचुएशन पे डिपेंड करती है फोर्स, दूसरी इस सिचुएशन पे करती है, दूसरी सिचुएशन ये, फर्स्ट ये, इन दोनों सिचुएशन पे क्या करती है वो फोर्स डिपेंड करती है। अब इसको समझेंगे कैसे, इसको क्या करेंगे हम कंबाइन कर देंगे, इन दोनों को फॉर्मूले को क्या कर देंगे कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करेंगे तो देखो प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पे एज इट इज आ गया, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी मास ऑफ सेकंड बॉडी दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिवाइड में तो इसको डिवाइड में रख लिया। इनको कंबाइन करके हमें फॉर्मूला मिल जाता है ये वाला कि भाई जो फोर्स होती है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो प्रोपोर्शनल होती है मास 1 मल्टीप्लाई मास 2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये मिल जाता है। अब कोई भी फॉर्मूला जो होता है हम उसमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमको क्या होता है हटाना होता है। उसको हटाने के लिए यहाँ पे एक वैल्यू लगाई गई या फिर एक कांस्टेंट लगाएगा जिसको बोलते हैं हम कैपिटल जी, ये जो कैपिटल जी है, ठीक है। फिर ये बन जाती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे कैपिटल जी का मतलब क्या है, कैपिटल जी का मतलब होता है हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टू रिमूव प्रोपोर्शनैलिटी। ये एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कैपिटल जी है जो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसको यूज किया है हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए। और इसकी हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमें इसकी वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। जो कैपिटल जी की वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10⁻11, ये हमें याद रखनी है इस कैपिटल जी की वैल्यू जो होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हमें इसमें याद क्या रखना है कि भाई जो न्यूटन सर ने हमें बताया है कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रही होती है वो उनके मास के प्रोडक्ट के बराबर होती है। इन दोनों के मास इन दोनों के वजन की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बराबर होती है, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होती है। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया था कैपिटल जी का, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका नाम भी याद रखना है और इसकी वैल्यू भी याद रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एक पेपर में पूछा जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब नेक्स्ट क्या आता है इसमें हमारे पास, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल। अब ये चीज समझने वाली है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। अब देखो वन शॉट वीडियो तो इसमें इंपॉर्टेंट वाली जो चीजें हैं ना वो हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, और जो जो इंपॉर्टेंट है वही चीज रखेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट इसमें हम नहीं रखेंगे, पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर लेंगे बिल्कुल इजी वे में। अब देखो इसमें हमें जो पढ़ना है फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्री फॉल का मतलब कोई भी चीज अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ देते हैं, जैसे इस डायग्राम में लग रहा है, ठीक है, यहाँ कलर चेंज करता हूँ। जैसे कोई भी चीज हमने ऊपर से नीचे की तरफ फेंक दिया है तो वो जब ऊपर से छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ आके गिरती है, सरफेस पे आके गिरती है इस तरीके से, उसके बारे में। और उसे गिरने में क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ गिरता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे वो नीचे आती जाती है उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती चली जाती है वो। तो ये चीज होती क्या है इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब ये इसमें हमें क्या समझना है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ये कह रहा है जब हम ऑब्जेक्ट को इज थ्रोन अपवर्ड। अब हमें समझना है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकेंगे, कोई भी बॉल ले लो, जैसे मान लो जैसे लड़का है इसने बॉल को क्या करा ऊपर फेंका, कुछ हाइट तक गई, वो कुछ हाइट के बाद क्या होगा नीचे गिर वापस आ जाती है। कुछ हाइट तक जाने के बाद वापस आती है ना, देखो ये तो इमेजिन कर सकते हैं, कोई भी चीज हम ऊपर की तरफ आसमान की तरफ फेंकते हैं तो वो थोड़ी हाइट तक जाने के बाद वो नीचे गिरती है, ठीक है। तो वही चीज ये बता रहा है, इट रीच सर्टेन हाइट, वो कुछ हाइट तक जाती है, देन इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन टूवर्ड अर्थ, वो फिर कुछ हाइट के बाद क्या होती है नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। ये पॉइंट उन्होंने हमें यह बताया, ठीक है। ये होता क्यों है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट वो है कि इट इज बिकॉज द अर्थ, क्योंकि ये होता क्यों है, इट इज बिकॉज द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये होता किस वजह से, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से। क्योंकि जितनी देर तक उसकी ग्रेविटी से ज्यादा मास रहेगा, ज्यादा स्पीड रहेगी, उसकी फोर्स ज्यादा रहेगी ऊपर जाने तक की, ऊपर जाने की फोर्स जब तक ज्यादा रहेगी जब तक तो वो ऊपर जाती रहेगी। अगर बॉल फेंकते हैं हम, कोई भी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, पर जब उसकी फोर्स कम हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स से तो वो वहां से क्या हो जाएगी, वापस आने स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि उसे कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और फिर वो अर्थ पे नीचे आके गिरने लग जाएगी, ठीक है। तो एक्सोटोनिटी मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगती है उसी की वजह से वो नीचे आने लगता है, ठीक है। दिस फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये होता जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, ये वाला जो फ्री फॉल होता है, इसी वजह से इसको क्या बोल देते हैं, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्री फॉल एन ऑब्जेक्ट इसको ये बोल दिया जाता है। तो अब हमें ध्यान रखना, जो फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है वो किस वजह से होता है कि भाई हम कोई भी चीज जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो कुछ हाइट तक जाने के बाद नीचे गिर जाते हैं। किसकी वजह से गिरती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरती है। ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरती है, वो उसी को क्या बोलते हैं, फ्री फॉल
ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारे पास आता है एक्सीलरेशन वाला पार्ट, एक्सीलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। जो स्पीड होती है उसकी, वो जब वो नीचे आती है उसकी स्पीड कंटिन्यूसली क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है उसकी स्पीड जब वो नीचे गिरता है यहाँ पे। तो वो क्या है हमारे पास, ड्यूरिंग दिस फ्री फॉल, जब ये फ्री फॉल होता है डायरेक्शन डू नॉट चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं होती, बट वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड जो होती है वो कंटिन्यूसली क्या होती है, चेंज होती है। द रेट विच, जिस स्पीड से वो चेंज होती है, जिस स्पीड से वो इसकी स्पीड जो है वो चेंज होती है, वेलोसिटी उसकी जो चेंज होती है, उसी को क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसको समझो ध्यान से, ये कह रहा है कि जब हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं, जब वो नीचे आना स्टार्ट होती है तो कंटिन्यूसली उसकी स्पीड जो है ना वो बढ़ती चली जाती है, कंटिन्यूसली उसकी स्पीड क्या होती है, वो बढ़ती चली जाती है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, लगातार, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल। ठीक है, ड्यूरिंग फ्री फॉल, सॉरी, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसका देखो प्रोजेक्शन हमने यहाँ पे डायग्राम में देख लिया। कोई भी चीज देखो अगर ऊपर से फेंकेंगे तो भी वो नीचे आके गिरेगी, कोई भी चीज नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे कुछ हाइट तक जाने के बाद फिर वो नीचे आके गिरेगी। ठीक है, कोई भी चीज हम तिरछी फेंकेंगे, ऐसे बॉल जैसे फेंकते हैं, तो भी वो थोड़ी ऊपर तक जाने के बाद क्या होगा, डाउन आनी स्टार्ट हो जाएगी। वो होता किस वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी वजह से होता है, और उसी को हम बोलते हैं फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फ्री फॉल वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, अब देखो इसका चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब भी कोई पैराग्लाइडिंग करता है या फिर कोई भी जो कि पैराशूट वगैरह की हेल्प से नीचे कूदने की कोशिश करता है या स्टंट करते हैं जो लोग, वो एरोप्लेन में ऊपर तक जाते हैं किसी हाइट के, उसके बाद क्या होते हैं वहां से कूद जाते हैं, वो धीरे 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 क्या आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं अर्थ के सरफेस पे, जैसे यहाँ पे इसमें दिखा रखा है इस तरीके से। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों, वो नीचे की तरफ क्यों आते हैं इतनी ऊपर जाने के बावजूद भी, क्योंकि उनके ऊपर क्या लग रही होती है, अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है, इसलिए वो अर्थ सरफेस पे गिरने के उसमें होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री फॉल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, इंपोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कि उसकी क्या खासियत है, क्या यूज है उसका, एक तरीके से वो भी हम बोल सकते हैं। अब देखो हमें क्या है, इसके यूज जो है हमारे पास, सबसे पहला यूज क्या है या सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है, द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। ये वो वाली फोर्स है जिसने हमको अर्थ से बांधा हुआ है। अब देखो कोई भी चीज है, मान लो ये अर्थ है हमारे पास, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर वाले सरफेस पे हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। अब ये सोचने वाली बात है, अर्थ का सरफेस तो गोल है, ये गोल है, हम गिरते क्यों नहीं है, क्योंकि अर्थ के सेंटर से ना हर एक ऑब्जेक्ट पे क्या लग रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है। जैसे ये बॉल है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ये गिरेगा नहीं। कोई भी उसके चारों तरफ जो प्लैनेट है जो घूम रहे हैं, जैसे मून घूमता है अर्थ के चारों तरफ, वो क्यों नहीं इसके अंदर क्यों नहीं गिरता, क्योंकि एक फोर्स है जो उसको क्या बाइंड करके रखी हुई है। ठीक है, या कोई भी सरफेस पे जो चीजें होती है वो टिकी हुई है, किस वजह से टिकी हुई है, क्योंकि ये देखो एक तो जो ऊपर ह्यूमन है उसकी फोर्स और इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को क्या करती है, बाइंड करके रखती है। ठीक है, तो ये इसी की वजह से होता है हमारे पास। कोई भी जो अर्थ सरफेस पे कोई भी स्टेबल हो पा रहा है वो किस वजह से हो पा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता रहा है। तो पहला तो इंपॉर्टेंस ही हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। देखो जैसे अर्थ है ये हमारे पास, इसके चारों तरफ ये मून है, ये इसके चारों तरफ घूमता है। ऐसा क्यों घूम रहा है कि भाई वो अर्थ की या तो अर्थ के पास क्यों नहीं आ रहा, अर्थ में गिर क्यों नहीं रहा, या फिर अर्थ से दूर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि देखो ये अर्थ की एक ऑर्बिट में घूम रहा है, अब इसमें क्या होता है, जब ये अर्थ की ऑर्बिट में घूम रहा है ना, यहाँ पे ना देखो मून की भी कोई फोर्स होगी, ठीक है, अर्थ की भी कोई फोर्स होगी। ये क्या कर रखा है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करी हुई है, बाइंड करी हुई है, जिससे कि वो क्या हो रहा है, एक ऑर्बिट में क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ठीक है, तो ये जो मून हमारी ऑर्बिट में जो घूम पा रहा है, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने उसको क्या करा हुआ है, बाइंड करा हुआ है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरा हमारे पास ये चीज हो गई। फिर थर्ड आता है हमारे पास द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अब इसी तरीके से जो सन के अराउंड, ये सन है हमारे पास, सन के अराउंड अर्थ घूमता है, ऐसे सन के अराउंड घूमता है ऐसे अर्थ। ठीक है, वो क्यों घूम रहा है, क्योंकि अर्थ और इसके बीच में, सन के बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सन की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ को क्या बाइंड करी हुई है, जिससे कि वो एक ऑर्बिट में क्या आ रहा है, घूम रहा है। अब देखो ये हमारा सन है, ये अर्थ है, इसके यहाँ पे ये हमारा मून है, मून इसके चक्कर लगाता है, अर्थ इसके चक्कर लगाता है। ठीक है, अब ये सोचने वाली बात है कि भाई इसके ऐसे घूम रहे हैं, इस तरीके से घूम रहे हैं, पर ये ना ही इसमें गिर रहा है, ना ही इधर जा रहा है, ना ही मून के साथ हो रहा, ना ही इधर जा रहा है, ना ही इधर जा रहा है। ऐसा क्यों? अब इसको एक चीज समझो, जब भी कोई भी एक सर्कुलर मोशन होता है ना, सर्कुलर मोशन होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। सर्कुलर मोशन जब होता है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। इसको कैसे समझेंगे, जैसे मान लो कोई भी एक रस्सी में हमने, कोई भी एक इंसान है, जैसे मान लो उसने क्या करा, एक रस्सी में लंगड़ बांध लिया और वो घुमा रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन में ऐसे घुमा रहा है। वो घुमाता है तो जब तक वो फोर्स लगाता रहता है, जब तक वो घूमता रहता है। ठीक है, और जब उसे एकदम से छोड़ देता है तो वो ऐसे सर्कुलर मोशन में नहीं घूमता, फिर वो ऐसे दूर जाके पड़ता है, इधर से वो सर्कल की फॉर्म से हटके वो ऐसे दूर जाके पड़ता है जब कोई भी छोड़ देते हैं
घुमाते हैं तो, ठीक है, ये ध्यान से समझना है। कोई भी जब हम सर्कुलर चीज में घुमाते हैं तो वो अब अगर ऐसे घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में ऐसे घुमा रहे हैं उसे हम, तो वो ऐसे नहीं जाएगा, वो इधर की तरफ जाके पड़ेगा जब उसे छोड़ देंगे तो हम, तो उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो ये जब ये जो मून है ये अर्थ के ऐसे ही घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, जब ये ऐसे घूमेगा तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगी होगी जो इसको इधर की तरफ फेंक रही होगी, ठीक है, और अर्थ से इसकी तरफ ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है जो अर्थ अपनी तरफ खींच रही है इसको। तो यहां से जो फोर्स लगी और यहां से फोर्स लगी, यहां से भी 10 न्यूटन की मान लेते हैं फोर्स लगी, यहां से भी 10 न्यूटन की फोर्स लगी, तो दोनों फोर्स क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई, बैलेंस फोर्स हो गई, जिस वजह से वो ना इधर जा पा रहा है और ना ही इधर जा पा रहा है, यहाँ पे ये इसी ऑर्बिट में घूमता रहता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, मून की सेंट्रीपिटल फोर्स और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से वो अपनी ऑर्बिट में घूमता रहता है, ना ही वो दूर भागता ना ही अर्थ में आके गिरता है, क्योंकि वहां पे बैलेंस फोर्स हो जाती है। सेम प्रोसेस इसमें होता है कि सन की जो फोर्स लग रही होती है और जो अर्थ की सेंट्रीपिटल फोर्स है, जिस वजह से वो इधर जाके नहीं गिर रहा, कि क्या होता है, बैलेंस हो जाते हैं, जिस वजह से वो एक ही ऑर्बिट में क्या होता है, घूमता रहता है। तो ये हो गया एक तो हमारे पास इंपॉर्टेंट, ये अलग से पार्ट था जो सेंट्रीपिटल फोर्स का इंपॉर्टेंस नहीं है, पर मैंने समझा दिया कई बार सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब दूसरा हमारे पास जो थर्ड है, थर्ड क्या है, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अच्छा, थर्ड वाला पार्ट हमने पढ़ लिया है, थर्ड वाला पार्ट भी हमने यहाँ पे अभी देखा था। अब लास्ट पार्ट जो है हमारे पास, द टाइड ड्यू टू मून इन द सी। अब ये चीज समझो, ये कह रहा है टाइड्स ड्यू टू मून इन द सी, समुद्र में जो लहरें आती है ना, मून की वजह से आती हैं। मून की वजह से कैसे आती है भाई, वो चीज हम यहाँ पे समझेंगे। देखो पहले इसको थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देते हैं। अब देखो, जैसे मान लो जो अर्थ के चारों तरफ ना, अर्थ के चारों तरफ ये मून घूम रहा है, मून ऐसे घूमता है, तो जब मून घूमता है ना, ये ऐसे घूमता हुआ आता है, ऐसे घूमता हुआ आएगा। अब देखो इस वाले पॉइंट पे आके ना, इस वाले पॉइंट पे आके अर्थ के क्लोज हो जाता है, अर्थ के क्लोज हो जाता है, और वो रात के समय होता है, इंडिया में रात के समय होता है कि भाई रात के समय देखा होगा समुद्र की लहरें बढ़ जाती हैं, रात के समय ही होता है वो, क्योंकि जो मून है ना, वो मून की जो जिस ऑर्बिट में घूम रहा होता है, अर्थ की ऑर्बिट में, वो थोड़ा क्लोज हो जाता है अर्थ के। देखो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है और ये थोड़ा क्लोज हो गया, इसकी वजह से क्या होता है, जो फोर्स लग रही होती है ना, जो मून की जो और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस फोर्स की वजह से वो लहरें, पानी ना वो ऊपर की तरफ उठने लग जाता है, ऊपर की तरफ उठता है, जिसकी वजह से समुद्र में क्या होते हैं, लहरें आते हैं, जो पानी वाला हिस्सा होता है, ये कारण है इसका, ठीक है। मून की वजह से इस तरीके से समुद्र में लहरें आती हैं, रात के टाइम ज्यादा लहरें आती हैं, ठीक है, समुद्र में रात के टाइम ही ज्यादा लहरें आती है, क्योंकि मून जो होता है अर्थ के क्लोज होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। बहुत अच्छे तरीके से समझा, एक एक पॉइंट हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, अब हमारे पास जो आता है ग्रेविटेशन फोर्स फॉर अर्थ, अब ये थोड़ा न्यूमेरिकल वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है, वो चीज हम यहाँ पे समझते हैं। अब देखो, जो हमने फॉर्मूला भी देखा था, जो फोर्स का फॉर्मूला था, वो इक्वल टू कैपिटल जी मल्टीप्लाई में मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई मास ऑफ टू सेकंड ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय हमारे पास हो जाता है डिस्टेंस का स्क्वायर ऑफ दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब इन्होंने अर्थ की बात की है, तो अर्थ की हम यहाँ पे क्या लेंगे, रेडियस लेंगे, ये सेंटर मान लेते हैं अर्थ का। अब ये चीज हमें यहाँ पे समझनी है। अब देखो, इसमें जो कैपिटल जी है वो हमारा होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये हमें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास मास ऑफ अर्थ कितना होता है, जो अप्रोक्स में होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, ये अर्थ का मास है हमारे पास। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मान लिया हमारे पास जो m2 है वो ये है, और ये मान लेते हैं हम m1, जो मास ऑफ हमारा अर्थ है वो हम मान लेते हैं m1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट मान लिया हमने। अब ये ध्यान रखना, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं अर्थ की। क्या निकाल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। सभी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होती है, हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे यहाँ पे, जिसको हम ग्रेविटी भी बोलते हैं, ठीक है। अभी आगे समझेंगे ग्रेविटी कैसे बनी है। तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने की कोशिश करी अर्थ की, तो फिर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला लगाने के बाद हमें क्या चाहिए होता है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिन दोनों के बीच में फोर्स लग रही होगी। हमने लेट कर लिया, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा एक हाउस है जो मास ऑफ 2 है, सेकंड मास है जो हमारे पास, ठीक है। फिर हमने देखा भाई घर का कोई मास होगा जिसको हमने m2 बोल दिया, अर्थ का कोई मास है जिसको हम m1 बोल दिया। अब सेंटर से और जो घर के बीच के देखो ये डिस्टेंस जो होगा वो हमारी रेडियस होगी ना, वो तो रेडियस होगी अर्थ की, क्योंकि अर्थ एक स्फीयर है, ठीक है, वो रेडियस होगी। तो अब वो डिस्टेंस को हमने r मान लिया। फिर हमने जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो अप्रोक्स में हमारे पास कितनी होती है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होती है, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है, ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फिर हमने क्या करा, इन सारी वैल्यू को क्या रखा, फॉर्मूला इंपुट करा। देखो कैपिटल जी की वैल्यू रखी हमने 6.6 इंटू 10 हमारी -11 मल्टीप्लाई में मास ऑफ अर्थ रखा हमने यहाँ पे 6 इंटू 10⁻24 kg इंटू में मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हम एक
फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ से हम, ठीक है। तो और फिर हमने डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, उसका स्क्वायर करा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमें यहाँ से जो कैलकुलेट करने के बाद मिलता है, इस वाले पार्ट को देखो, सिर्फ इस वाले पार्ट को जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है इसी काट पीट के जो हमें मिलेगा डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड करके 9.8 आएगा इसे काटने के बाद, और वो उसकी यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई में हमारा मास ऑफ 2। तो ये हमारे पास जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाती है ना, वो हम किसी भी ऑब्जेक्ट से जो लग रही होती है वो हम इस वाले फॉर्मूले से फाइंड कर पाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो फोर्स है वो इक्वल टू है 9.8 इंटू 10 की पावर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई में मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। अब जो ये वाली वैल्यू बनी है 9.8, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो बनी है हमारे पास, उसी को क्या बोला गया, इट इज नोन एज स्मॉल जी, इसको बोला गया स्मॉल जी और ग्रेविटी, ठीक है। इसी को क्या बोला गया, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला गया यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अब ये हमारी ग्रेविटी बनी कैसे, हमने अर्थ की जब ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड कर रहे थे तो वहां से हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है जो अर्थ की है, उसी को हमने क्या बोल दिया, ग्रेविटी बोल दिया ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी बोल दिया। अब हमें इसमें ध्यान क्या रखना है कि भाई अर्थ की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिली है। अब मान लो हमें फोर्स फाइंड करनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, इस घर की फोर्स फाइंड करनी है, तो वो कैसे करेंगे। अब देखिए, मान लो ये हमारे पास मेन फॉर्मूला बन गया 9.8 मल्टीप्लाई में मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। अब जिसकी भी हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी पड़ेगी अर्थ पे जिसकी भी ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, हम क्या करेंगे 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम मास ऑफ उस ऑब्जेक्ट की। जैसे मान लो इसकी 10 kg मास है इस वाले घर का, तो हम यहाँ पे इसकी और अर्थ के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे ना, तो हमारे पास इसके 10 से मल्टीप्लाई करके आएगी, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास 98, ठीक है। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई इसकी, ये हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और ये हमारे पास मेन फॉर्मूला बन जाता है। और जो ये वैल्यू बनी है हमारे पास ये सोल्व करने के बाद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब चलो एक इंपॉर्टेंट वाला पार्ट चलते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पे इधर जो ग्रेविटी ऑफ मून है, देखो अर्थ की ग्रेविटी तो हमने निकाल ली कि भाई ग्रेविटी कितनी निकली है अर्थ की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकली है, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। तो ग्रेविटी ऑफ मून जो है ना, अर्थ की ग्रेविटी के 1/6 है। कहने का मतलब ये है, अर्थ की ग्रेविटी जैसे 9.8 है, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तब जाके बनेगी हमारे पास ग्रेविटी ऑफ मून, ठीक है। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो वेट ऑन मून होता है, वेट ऑन मून है, अब जैसे मान लो वेट अर्थ पे वेट 60 kg है या 16 न्यूटन है, ठीक है, वेट ये है। अगर हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तब जाके ये मून पे वेट बनेगा, तो हमें ध्यान रखना है अगर 60 kg वेट हमारा अर्थ पे है, तो अगर हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे 10 kg होगा मून पे। मून का वेट ऐसे निकलता है कि अर्थ पे जितना भी वेट है ना, उसको 6 से डिवाइड कर दो तो वो पता लग जाता है मून पे जाके वो कितना वेट हमें मिलेगा, इतना मिलेगा, क्योंकि वहां की ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है, अर्थ के कंपैरिजन में, ठीक है। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना था, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये लिखा हुआ है हमारे पास हाउ टू फाइंड वेट को कैसे फाइंड किया जाता है। अब देखो, ये हमारे मास की बात हो रही है, कोई भी मास होता है हमारे पास, जैसे मान लो 10 kg मास है, ठीक है, ये 10 kg मास है, इसको अगर हमें वेट में चेंज करना है तो हमें उसमें ग्रेविटी की मल्टीप्लाई करनी होती है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई में ग्रेविटी, ठीक है। अगर हमें वेट फाइंड करना है, देखो मास हमें दिया हुआ है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उससे हमें क्या करना है, वेट फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ग्रेविटी की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ग्रेविटी की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास वेट बन जाता है। मास में और वेट में ये डिफरेंस होता है, जो वेट होता है वो विद ग्रेविटी होता है, जो मास होता है विदाउट ग्रेविटी होता है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना था। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर अर्थ ये भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसमें हमारे पास जो डिफरेंस बिटवीन, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, मतलब कि ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी। अब देखो, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी के बीच में डिफरेंस क्या है, वो चीज़ यहाँ पे पढ़ने, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। अब देखो, जो हमारे पास जी है उसका डिफरेंस इधर है, और स्मॉल जी है जो ग्रेविटी, वो यहाँ पे है, कैपिटल जी और ग्रेविटी में ऐसे डिफरेंस पढ़ेंगे हम। तो देखो, जो हमारे पास कैपिटल जी की वैल्यू है वो हमारे पास देखो 6.6 इंटू 10⁻11 होती है, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये हमारे पास यूनिट है और ये वैल्यू होती है। और इसके कंपैरिजन में हम देखेंगे स्मॉल जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, एक तो हमारा ये अंतर हो गया, इनकी वैल्यू अलग होती है, दूसरी, और जो ग्रेविटेशन जो होता है, जो ग्रेविटेशन है वो कांस्टेंट, वो किसी भी जगह चले जाओ उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती,
ठीक है। और जो स्मॉल जी जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू जो है वो हर जगह चेंज होती है। देखो अर्थ पे ग्रेविटी अलग है, मून पे ग्रेविटी अलग है, ठीक है। अर्थ पे भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बहुत सारी प्लेस ऐसे हैं जहाँ पे अलग अलग ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो वो ये प्लेस पे क्या होती है, वेरी करती है, ये डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट हो सकती है, पर जो ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट है वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा ही क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये हमें ध्यान रखना है। और जो इसकी यूनिट और वैल्यू है वो हमें यहाँ पे याद रखनी है। देखो जो हमारे पास यूनिट है कैपिटल जी की, वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। यहाँ पे यूनिट लिखनी थी, वैल्यू भी लिख दी है। यूनिट हमारी ये होती है, ये हमें ध्यान रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हमारी क्या होती है, ग्रेविटेशन की वैल्यू यूनिट होती है। और जो अगर हम ग्रेविटी की यूनिट देखें वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो तीन चार डिफरेंस पढ़ लेते हैं, वही काफ़ी होता है। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमें यहाँ पर डिफरेंस ध्यान रखना है। तो ये हमारा कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में डिफरेंस हो जाता है। मेनली हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है ये 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं इसके, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हमारा क्या डिफरेंस जो है मास और वेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो हमने कैपिटल जी पढ़ा और स्मॉल जी पढ़ा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ लिया हमने। अब फिर हमने मास भी पढ़ा था अभी लास्ट में, और हमारे पास वेट भी पढ़ा था। तो इन दोनों के बीच में अंतर होता क्या है वो चीज़ देखते हैं। मास कैन बी मेजर बाय इनर्शिया। मास को हम इनर्शिया से मेजर कर सकते हैं कि भाई किसी भी जो ऑब्जेक्ट की इनर्शिया है कितना, वो उसका एक तरीके से किसी भी सरफेस पे जो वो वेट है, ये मास जो है किलोग्राम में, ये क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो जिससे वो जो ये वाला ऑब्जेक्ट है इस एक सरफेस पे अपनी रेस्ट की पोजीशन में है, अपनी रेस्ट की पोजीशन में, उससे हम इसको मेजर किया जा सकता है। और जो वेट है, वेट कैसे निकालते हैं, वेट क्या होता है हमारे पास, मास की मल्टीप्लाई जब ग्रेविटी में करते हैं वो तब आता है हमारे पास। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। मास को मेजर कर सकते हैं हम इनर्शिया से, और वेट जो होता है मास के अंदर ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा वेट हो जाता है। और अब हम दूसरा पॉइंट देखें इसमें, द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द इन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी टोटल क्वांटिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। अगर हम देखें द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, ये ग्रेविटेशन फोर्स होती है जो अट्रैक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अपनी तरफ, वो होता है हमारे पास। दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। मास जो होता है वो कहीं पे भी चेंज नहीं होता, हर जगह सेम रहता है। अर्थ पे जो मास होगा वही रहेगा, और अगर हम देखें उसे हम मून पे भी मास का रहेगा, सेम रहेगा। पर अगर वेट की बात करें, वेट जो होता है वो डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट होता है, मतलब कि हर प्लेस पे मास जो है चेंज हो सकता है। क्योंकि देखो अर्थ पे मास क्या होता है, अलग होता है। अर्थ का जो मास होता है, अर्थ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, और उसी के कंपैरिजन में मून पे देखें हम मास तो वो अलग होता है। जैसे हमने लास्ट टाइम समझा था कि भाई जो मून पे जो मास होता है ना, अगर अर्थ पे 60 किलोग्राम है हमारे पास, तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 6 से डिवाइड करेंगे तब निकलेगा मून का। तो मास चेंज हो सकता है, सॉरी वेट जो हमारा चेंज हो सकता है, और मास चेंज नहीं होता। मास हर जगह सेम होता है, चाहे अर्थ पे चले जाओ चाहे मून पे रहो, मास हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है। पर वेट जो है हर जगह अलग हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और जो मास की यूनिट होती है वो हमारे पास क्या होती है, किलोग्राम होती है, और जो वेट की यूनिट होती है वो हमारी न्यूटन होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम न्यूटन लिखेंगे। अब जैसे हम कंपेयर करते हैं कि भाई 60 न्यूटन जो है वेट अर्थ पे है, अर्थ पे 60 न्यूटन है, तो मून पे कितना होगा, इसे 6 से डिवाइड करेंगे 10 न्यूटन, कितना आएगा, 10 न्यूटन का वेट आएगा। वही अगर हम यहाँ पे देखें 60 किलोग्राम वेट मास जो है वो अर्थ पे है, तो मून पे कितना होगा, मून पे भी कितना होगा, मून पे भी सेम होगा, मून पे भी 60 होगा, ठीक है। मास चेंज नहीं होता, वेट क्या होता है, चेंज होता है। और ये हमारा मास और वेट के बीच में डिफरेंस हो जाता है। तो अब आगे चलते हैं अब हम, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। मोस्टली स्कूल के टीचर्स भी इसी वाले क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। ये क्या, इसमें क्वेश्चन में क्या है वो चीज़ समझते हैं। इफ टू स्टोन, अगर दो स्टोन ऑफ 150 ग्राम, एक 150 ग्राम का है हमारे पास, एक 500 ग्राम का है, आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, किसी हाइट से वो क्या करा गया, गिराया गया है हमारे पास, ठीक है। तो विच स्टोन विल रीच द सरफेस, जो स्टोन है वो कौन सा पहले गिरेगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। ईच अर्थ फर्स्ट एंड वाई, कौन सा उसमें से पहले गिरेगा और क्यों, ऐसा क्यों, वो पहले क्यों गिरेगा, वो चीज़ यहाँ पे हमें समझनी है। अब देखो हमने जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखी थी या फ्री फॉल देखा था हमने, जब हम फ्री फॉल पढ़ रहे थे, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं तुम्हें, फ्री फॉल पे चलते हैं वापस हम। फ्री फॉल हमारा ये रहा। अब देखो फ्री फॉल में हमने देखा था कोई भी चीज़ जो है किसी हाइट से गिर रही थी ऑब्जेक्ट, तो वो एक अर्थ सरफेस पे आके गिर जा रहा था यहाँ पे हमारे पास। अब उसकी स्पीड भी चेंज हो रही थी, है ना, स्पीड भी चेंज हो रही थी, वो चीज़ भी हमने यहाँ पे देखी। अब एक चीज़ और देखो, जब हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे हम यहाँ पे हमारे पास, तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, और मास के उनके डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे पास वो किस पे डिपेंड करती है, उन दो ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट के मास के बीच में और उन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के बीच में। तो दो चीज पर डिपेंड करती है जो ग्रेविटेशन फोर्स है। इसी पॉइंट को हम वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन था, देखो अब हमने यहाँ पे देखा मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट ये मान लिया, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट हमने ये मान लिया। अब ये किसी एक सर्टेन हाइट से, ये हम एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं, किसी हाइट से यहाँ से किसी ने क्या कर दिया, यहाँ से गिरा दिया, एक ऑब्जेक्ट इधर गिरा दिया, एक ऑब्जेक्ट इधर गिरा दिया। तो पूछा अर्थ पे, ये अर्थ जो सरफेस है इस पे कौन सी स्टोन पहले गिरेगा, वो हमें बताना है कौन सा स्टोन पहले गिरेगा। तो अब इसका आंसर क्या होता है, अब आंसर समझते हैं हम इसका। क्वेश्चन तो हमने समझ लिया, क्वेश्चन में क्या पूछा है। ये आंसर हमें क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट है हमारे पास, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो एक्सेलरेशन होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, मतलब कि जो स्पीड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, फॉलिंग फ्रीली, जब वो फ्रीली ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है टूवर्ड द अर्थ, जब वो अर्थ पे गिरती है, डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द मास, वो सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करती, उसके वो सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट ये वाली पॉइंट लाइन इंपॉर्टेंट है, बट इट डिपेंड ऑन द मास एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो मास पे भी डिपेंड करती है और वो कितनी हाइट से गिराया जा रहा है उस पर भी डिपेंड करती है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ से सेंटर को, अर्थ के सेंटर से देखा जाता है वो हाइट जो होती है हमारे पास, ठीक है, तो वो दोनों पर डिपेंड करती है। देयरफॉर इसी वजह से क्या होगा, बोथ स्टोन विल रीच अर्थ सरफेस टुगेदर। अब देखो मास दोनों का क्या है हमारे पास, अलग अलग है। अब वो ऊपर से नीचे की तरफ छोड़े गए पर सेम हाइट से गिराया गया उन्हें, सेम हाइट तो सेम रही, वजन अलग है, तो उनके सिर्फ मास पे थोड़ी ना डिपेंड करेगा कि भाई वो कौन सा पहले गिरेगा, उनकी हाइट सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो दोनों ही सेम टाइम पे ही नीचे जाके गिरेंगे, चाहे वो किसी का मास ज्यादा हो, एक का किसी का मास कम हो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन जाता है कि भाई जो दोनों ही स्टोन जो हैं वो सेम टाइम पे आके गिरेंगे, क्योंकि दोनों का मास अलग है पर उनका जो डिस्टेंस है वो दोनों का सेम है। और जो गैलीलियो के अकॉर्डिंग हमारे पास वो डिपेंड करता है, जो फ्री फॉल जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसके मास पे भी डिपेंड करता है, मास के प्रोडक्ट पे और उसकी हाइट पे, दोनों चीज पे डिपेंड करता है, इसी वजह से वो दोनों एक साथ गिरेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन 1 kg वेट एक्सपीरियंस एक्सप्रेस इन इट इनटू न्यूटन। कह रहा है कि जो 1 kg वेट है उसके बीच में रिलेशन क्या है और उसका न्यूटन से क्या रिलेशन है, न्यूटन की फॉर्म में क्या रिलेशन है। अब देखो ये एक रिलेशन के तौर में हम समझ रहे हैं, पर हम यहाँ पे जो हमारा ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझना है कि भाई जो वेट होता है ना, वो वेट कैसे निकलता है मुझे बताओ। मास इंटू ग्रेविटी करते हैं तब वेट निकलता है, हमने अभी पीछे समझा था, मास इंटू ग्रेविटी करेंगे तब निकलेगा हमारे पास जो वेट होता है। तो 1 kg मास की बात हुई है, तो 1 kg हमने यहाँ पे मास रख दिया, उसकी मल्टीप्लाई करी 9.8 से, तो यहाँ पे हमने देखा 1 की मल्टीप्लाई किसी भी करो सेम नंबर आता है, तो वेट हमारे पास जो आ गया 9.8 न्यूटन आ गया। तो यहाँ से हमारा क्या रिलेशन मिलता है, एक यूनिट ऑफ कन्वर्जन क्या मिलता है, कन्वर्जन बनाया गया है, ये इसलिए यहाँ पे रिलेशन बोला हुआ है, पर ये कन्वर्जन भी कहते हैं कि हमारा जो 1 kg वेट होता है ना वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो जो 1 किलो, अब ध्यान से समझो, जो 1 किलो वेट होगा ना, 1 किलो वेट होगा वो किसी भी चीज पे फोर्स कितनी लगा रहा होगा, 9.8 न्यूटन की फोर्स लगा रहा होगा किसी भी सरफेस पे। 1 kg वेट कितनी न्यूटन की फोर्स लगाता है, 9.8 न्यूटन की फोर्स लगाता है। इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये हमें ध्यान रखना, ये वाला रिलेशन, ठीक है, कि अभी जो 1 kg वेट होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ये वाले पूछ ले जाता है कन्वर्जन कई बार, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं, बहुत ईजी तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट हमें क्या बताता है, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या पढ़ना है वो चीज हम देखते हैं। हमें थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ना है। भाई थ्रस्ट एंड प्रेशर होता क्या है पहले वो समझते हैं। देखो थ्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं पहले, सबसे पहले हम थ्रस्ट होता क्या है। एक थ्रस्ट क्या है, द फोर्स एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो फोर्स जो है एक्शन कर रही है ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलरली टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। अब देखो इस डेफिनेशन को कोई नहीं पूछ रहा, बस थ्रस्ट समझ में आना चाहिए। अब देखो जब जैसे मान लो इस डायग्राम में हम समझते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में जैसे मान लो ये हमारा लकड़ी एक वुडन ले रखा है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब एक परपेंडिकुलर फोर्स लगती है, परपेंडिकुलर क्या होती है, फोर्स लगती है, उसी फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, थ्रस्ट बोल देते हैं। उसी फोर्स को क्या बोल देते हैं, हम थ्रस्ट बोल देते हैं। किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स जो लगती है उसी को क्या बोलते हैं, हम थ्रस्ट बोलते हैं। बस इसमें इतना ध्यान रखना, बहुत ईजी है, ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है थ्रस्ट, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब चलते हैं प्रेशर पे। अब प्रेशर होता क्या है, प्रेशर क्या है, द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब देखो जब एक परपेंडिकुलर फोर्स लगी है, देखो थ्रस्ट के बाद ही बनता है हमारे पास प्रेशर। जब किसी पे फोर्स लगी है हमारे पास, किसी सरफेस पे फोर्स लगी है, तो उस फोर्स ने उस सरफेस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट भी करा होगा, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होता है जब फोर्स लगती है तो, ठीक है। उस जब कोई भी थ्रस्ट लगी है किसी सरफेस पे, तो उस फोर्स ने कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या करा होगा, इफेक्ट करा होगा इस वाले ऑब्जेक्ट में। वही जो इफेक्ट है अब उसको हम समझते हैं इस वाले डायग्राम में,
उसी जैसे मान लो ये हमारा डायग्राम है कि भाई ये फोर्स लगी है, इतने एरिया में ये फोर्स लगी है और इस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ है। तो अगर हम इसी फोर्स को जो थ्रस्ट लगाए उसी को हम पर यूनिट एरिया देखते हैं, जो हमारा थ्रस्ट है पर यूनिट एरिया जो फोर्स लगी है पर यूनिट एरिया हम उसको इफेक्ट को मेजर करते हैं। ध्यान से समझो, थ्रस्ट के इफेक्ट को पर यूनिट एरिया में हम मेजर करते हैं तो वो बन जाता है फिर हमारा प्रेशर। अब ध्यान से समझो, थ्रस्ट को ही जब हम पर यूनिट एरिया में मेजर करते हैं तो फिर उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रेशर बोल देते हैं। तो इसका फॉर्मूला बन के आता है फिर हमारे पास इसी तरीके से। देखो जैसे डायग्राम में इस एरिया में ये फोर्स लगी तो मतलब कि उससे यहाँ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ तो कुछ एरिया में इफेक्ट हुआ, तो पर यूनिट एरिया कितने एरिया में कितना इफेक्ट हुआ वही हमारा क्या हो जाता है, प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला बनता है फोर्स अपॉन में एरिया, कि भाई फोर्स लगी कितने एरिया में पर यूनिट एरिया के हिसाब से, वो हमारा प्रेशर बन जाता है, प्रेशर का फॉर्मूला। अब इसकी यूनिट जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद रखनी है। यूनिट क्या होते हैं, एक तो यूनिट हमारे पास इसके होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो फोर्स की ऐसा यूनिट हमारी न्यूटन हो गई और एरिया की मीटर स्क्वायर हो गई, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाती है। और दूसरी यूनिट क्या होती है इसकी, पास्कल, जिसको हम पीए से रिप्रेजेंट करते हैं, पास्कल। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो प्रेशर की यूनिट हमारी पास्कल भी होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है। और थ्रस्ट और प्रेशर होता क्या, ये चीज हमने यहाँ पे समझ लिया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, इसमें फैक्टर ऑन विच प्रेशर डिपेंड, मतलब कौन कौन से फैक्टर है जिन पे प्रेशर डिपेंड करता है, वो चीज हमें यहाँ पे समझनी है कि भाई ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन पे जो प्रेशर डिपेंड करेगा। देखो दो चीज पे, देखो हमारे पास जो हमने देखा प्रेशर क्या है, पर यूनिट एरिया पे हम मेजर करते हैं जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर बना है। ठीक है, तो वो किन किन चीज पर डिपेंड करेगा, एक तो फोर्स, कि भाई कितनी फोर्स लग रही है किसी एरिया पे, कितनी फोर्स लगी है वो उस पर डिपेंड करेगा। एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ ओवर विच फोर्स एक्ट, और दूसरा कितने एरिया पे। अब देखो इस चीज को समझो, एक ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। अब जैसे मान लो हमारे पास ये एक सरफेस है, इतना बड़ा सरफेस है, इस पे मैंने इतने एरिया में फोर्स लगाई, 10 न्यूटन की, मान लिया हमने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई ऐसे। ठीक है, अब वही 10 न्यूटन की फोर्स मैंने लगाई छोटे एरिया में, वो छोटे एरिया में लगाई 10 न्यूटन की फोर्स इतने से एरिया में। ठीक है, इस इतने बड़े सरफेस के इतने एरिया में फोर्स लगाई, तो इफेक्ट ज्यादा कहां पे होगा, इफेक्ट ज्यादा है जितना कम एरिया होगा, और फोर्स ज्यादा होगी तो इफेक्ट ज्यादा कहां होगा, यहां पे होगा। ठीक है, इस पे इफेक्ट नहीं होगा। इसको कैसे समझ सकते हैं। अब देखो कोई भी चीज है हमारे पास, कोई भी एक मान लो चीज है, उस पे हम क्या कर रहे हैं, इस पे हम एक मोटा सा डंडा ले रखा है, उससे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसे ऐसे पार करने की सोच रहे हैं किसी कपड़े से, और वो होगा नहीं, उससे पार नहीं हो पाएगा वो, उससे, है ना। ठीक है, हम चाहे इसमें 10 न्यूटन की फोर्स लगाएं, 100 न्यूटन की फोर्स लगाएं, इजीली पार नहीं हो पाएगा उसके पास से। और वहीं हम अगर हम सुई ले लेते हैं, पतली सुई ले लेते हैं, और फिर उसी को उस पर हम 10 न्यूटन की फोर्स लगाएं, वो उससे आराम पार हो जाता है ना, हो जाता है। तो वो चीज का फर्क पड़ता है कि एरिया पर डिपेंड करता है। अगर एरिया कम है और फोर्स ज्यादा है तो इफेक्ट ज्यादा होगा, अगर एरिया ज्यादा है और फोर्स उतनी ही है जितनी हम कम एरिया में लगाते हैं तो इस पे इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। ये चीज यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है। अब इसका एक एग्जांपल पढ़ते हैं। ये कह रहा है द बेस ऑफ हाई बिल्डिंग, जो बेस होता है ना हाई बिल्डिंग का, इज मेड ऑफ वाइडर सो दैट वेट ऑफ वॉल एक्ट ओवर लार्ज एरिया एंड प्रेशर लेस। अब देखो ये कह रहा है, जैसे मान लो कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जैसे मान लो ये बिल्डिंग है हमारे पास, इसमें क्या होता है, जो इसका बेस होता है वो चौड़ा होता है एज कम्पेयर टू, जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाएंगे वैसे वैसे वो क्या होएगा, नैरो होता चला जाता है। क्यों, क्योंकि जो प्रेशर बनेगा ना ऊपर से, जो प्रेशर बनेगा वो बड़े एरिया पे लगेगा, जो बड़े एरिया पे लगेगा, जो फोर्स लगेगी ऊपर वाले फ्लोर से, जो फोर्स लगेगी वो बड़े एरिया पे लगेगी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर को ऊपर वाली बिल्डिंग का प्रेशर जो लगता है नीचे वाली बिल्डिंगों पे, उन पे जो प्रेशर कम हो जाए, उन पे इफेक्ट ना पड़े, इसी वजह से क्या होता है, नीचे वाला जो एरिया होता है थोड़ा वाइडर होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, और जो ऊपर वाला होता है थोड़ा नैरो होता है। जैसे बुर्ज खलीफा बनी हुई है, नीचे से बहुत चौड़ी है, ऊपर जाते जाते थोड़ी पतली होती जा रही है, वो इसलिए ताकि जो इफेक्ट प्रेशर बनेगा ऊपर वाले फ्लोरों का वो नीचे ज्यादा ना पड़े, उससे प्रेशर थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, ये एक हमारा एग्जांपल होता है। दूसरा एग्जांपल क्या, ब्लेड ऑफ नाइफ्स, जो हमारे पास नाइफ्स आर मेड शार्प, जो चाकू होते हैं, चाकू के जो ब्लेड होते हैं, जैसे मान लो चाकू, इसके जो ब्लेड होते हैं ना बहुत ज्यादा शार्प होता है, बहुत पैना होता है ये, जिससे कि वो इजीली किसी भी सरफेस को क्या कर सके, कट कर सके। ठीक है, ताकि प्रेशर ज्यादा लग सके उस पर और इफेक्ट ज्यादा हो सके। तो यहाँ पे प्रेशर हमारा कंप्लीट हो जाता है और थ्रस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। देखो इस चैप्टर में मेनली हमने जो नोट्स में लिया है, जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ना वही लिया है, फालतू की चीजें नहीं ली, एक्स्ट्रा पार्ट नहीं लिया, जिससे हम इजीली समझ भी सके और सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट ही कर सके, क्योंकि वन शॉट वीडियो है। ठीक है, तो अब इसमें हम बियोंसी समझते हैं। बियोंसी होती क्या है। अब देखो बियोंसी क्या है, द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये एक अपवर्ड फोर्स है जो एक्सपीरियंस की जा रही है बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा। व्हेन इट इज इमर्स्ड इनटू अ फ्लूइड इज कॉल्ड फोर्स ऑफ बियोंसी। अब देखो इसे ध्यान से समझो। ये कह रहा है कि जब कोई भी
कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम उसको फ्लूइड में इमर्ज करते हैं, डुबाते हैं, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, उसी को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ बियोंसी। अब ये चीज कैसे समझोगे, यहाँ पे देखो, जैसे फुटबॉल है, इसको फुटबॉल को, इसका कुछ वेट है, ये पानी में क्या करेगा, फ्लोट करेगी, ठीक है, तैरेगी वहां पे, क्योंकि पानी से ऊपर की तरफ इसमें क्या लग रही है, फोर्स ऑफ बियोंसी लग रही है। पानी देखो, फ्लूइड से किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, देखो ऐसे इस ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम, बियोंसी फोर्स बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, ये हमने एग्जांपल भी देखा, जब नहाते हैं, जब मग्गा होता है, हम उसे बाल्टी में डुबाने की कोशिश करते हैं, वो जितने जब तक हम टाइट फोर्स लगाते हैं वो नीचे जाता है, फिर छोड़ते ही एकदम से वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो पानी से ना ऊपर की तरफ उस पर क्या लगती है, एक फोर्स लगती है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, बियोंसी फोर्स, ठीक है। अब देखो जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल नॉर्मली थी, फ्लोट कर रही थी, पानी में तैर रही थी, क्योंकि उसका वेट इतना ज्यादा नहीं था, इतनी फोर्स नहीं लग रही थी पानी के अंदर जिससे वो डूब जाए, ठीक है, तो उसकी पानी की फोर्स उसको ऊपर तैरा रही थी। अब फुटबॉल पे अगर हम हाथ से फोर्स लगाते हैं तो उसे डुबाते हैं, तो बियोंसी फोर्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू जो हमने फोर्स अप्लाइड किया ऊपर से इसके, ये वाली फोर्स हमारी क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी, ठीक है, और जो पानी से लगने वाली फोर्स है वो लो हो जाएगी, तो वो पानी में अंदर डूब जाएगी। अब जैसे ही हम उसे छोड़ेंगे तो एकदम से क्या होगा, वो ऊपर आएगी उछलती हुई, फुटबॉल जो होगी एकदम से क्या आएगी, ऊपर आएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बियोंसी ने, अब जैसे ही हमने उस पर प्रेशर लगाया था नीचे की तरफ, तो वाटर ने भी पूरी कोशिश करी उसको ऊपर फेंकने की, अब हमने एकदम से उसे छोड़ा तो बियोंसी फोर्स उस पर एकदम से लगी, तो वो एकदम से क्या हुई, पानी में ऊपर की तरफ उछली है, ठीक है, जो पानी की तरफ से फोर्स लगी है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बियोंसी फोर्स बोलते हैं। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखो कुछ देर बाद फिर क्या होगा, वो रिटर्न वापस तैरने लगेगी अगर हम जो एक्स्ट्रा फोर्स उस पर से हटा देंगे। तो जो अब हमें इसमें ध्यान क्या रखना है, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में इमर्ज करते हैं, डुबाते हैं, और पानी से उसके ऊपर की तरफ लगने वाली जो फोर्स होती है वही क्या होती है, हमारी बियोंसी फोर्स होती है, ठीक है, ये याद रखना है हमें। और ये डिपेंड किस पे करती है कि कितनी हाई फोर्स लगेगी कितनी नहीं, ये डिपेंड करती है फ्लूइड की डेंसिटी पे, फ्लूइड की डेंसिटी पे, कि भाई फ्लूइड की डेंसिटी कम है या ज्यादा है, जितनी ज्यादा डेंसिटी होती है उतनी ज्यादा फोर्स होती है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो अब इसको समझेंगे कैसे। अब जो स्विम करना, एक क्वेश्चन आता है, जो स्विम करना ना, एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि भाई जो सी का, समुद्र का पानी होता है उसमें स्विम करना ईजी होता है, ईजी होता है एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर में। ऐसा क्यों, क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है उसकी डेंसिटी जो होती है ना वो हाई होती है, समुद्र के पानी की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर की डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो सी वाटर होता है उसकी डेंसिटी होती है बहुत हाई, और जो फ्रेश वाटर होता है उसकी डेंसिटी होती है कम, इसलिए जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसमें स्विम करना इजी होता है, सी वाटर में स्विम करना इजी होता है एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर, ठीक है। तो ये फ्लूइड की डेंसिटी पर डिपेंड करती है बियोंसी फोर्स, ये हमें ध्यान रखनी है। अब डेंसिटी की बात हो रही है तो डेंसिटी भी पढ़ लेते हैं, डेंसिटी होती क्या है, ठीक है, वो डेंसिटी भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पहले थोड़ा सा इसे रफ कर देते हैं, ज्यादा खिचड़ी पक गई है, तो चलो अब यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी पे आ जाते हैं। अब डेंसिटी है क्या, डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। कि भाई किसी भी जो ऑब्जेक्ट है, किसी भी फ्लूइड का जो मास है, अब जैसे मान लो ये फ्लूइड है, मान लो कंटेनर में फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड है, इसकी वॉल्यूम पे, पर यूनिट वॉल्यूम पे जितना उसका मास होगा ना, जितना भी मास होगा इस फ्लूइड का, वही उसकी क्या होगी, डेंसिटी होगी। तो पर यूनिट वॉल्यूम पे जितना भी मास होता है किसी भी फ्लूइड का, उसी को क्या बोलते हैं हम, डेंसिटी बोलते हैं, उस फ्लूइड की डेंसिटी है वो। अब डेंसिटी की एसएनटी क्या होती है हमारे पास, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखो ऐसा यूनिट इंपॉर्टेंट होती है, हर की एसएनटी याद रखनी है हर चीज की, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट इसमें आता है रिलेटिव डेंसिटी, क्वेश्चन इससे आता है तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, कि भाई देखो डेंसिटी के ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं है, डेंसिटी से तो यहाँ पे बस एक एसेंट पूछ सकते हैं, पर रिलेटिव डेंसिटी पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है, अगर देखो हम किसी भी दो फ्लूइड की, किसी भी एक फ्लूइड की मान लो जैसे मिल्क है, मिल्क की डेंसिटी हम कंपेयर कर रहे हैं विद वाटर, वाटर की डेंसिटी से, तो वो क्या हो जाएगा, मिल्क की रिलेटिव डेंसिटी निकलेगी हम, हाँ, वो रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी मिल्क की। अब कैसे देखो, रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है, द रेशियो ऑफ डेंसिटी, जो रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। कहने का मतलब ये है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को हम डिवाइड करते हैं वाटर की डेंसिटी से, तो हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी निकल के आती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को हम डिवाइड करते हैं वाटर की डेंसिटी से, तो हमारी रिलेटिव डेंसिटी निकल के आती है, और इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, नो ऐसा यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट नहीं होती है, ठीक है। ये हमें याद रखना, रिलेटिव डेंसिटी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती। बस हमें ध्यान रखना है कि रिलेटिव डेंसिटी निकालते कैसे, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी रखो ऊपर, उसकी वाटर से डिवाइड कर दो तो वो उसकी रिलेटिव डेंसिटी बन जाती है। इसका मतलब यह है हम वाटर की डेंसिटी उसको क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं, ये होता है रिलेटिव डेंसिटी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, समझते हैं। अब देखो, हमें इसमें पढ़ना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है वो चीज़ समझते हैं। अब देखो, उससे पहले हम डायग्राम में कुछ चीज़ समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना। देखो, मैं यहाँ पे बताता हूँ कि हमने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है, हमने पानी में उसे डुबाया, जिसका वेट है हमारे पास 6 kg। ठीक है, उसको हमने पानी में डुबाया, पानी से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगी जिसको हम बियोंसी फोर्स बोलते हैं, जो अभी हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब ये कितनी बियोंसी फोर्स जो है वो कितने केजी की लग रही है, वो कैसे मेजर किया जाता है। तो जैसे मान लो हमने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पानी में डुबाया, इसके डुबाने से यहाँ पे जो कुछ पानी है, जो कुछ फ्लूइड है वो बाहर निकला, उसका किया हमने वेट, वो वेट निकला हमारा 2 kg। तो जो वो 2 kg वेट निकला है, उतनी ही फोर्स क्या लग रही होगी उस वाले ऑब्जेक्ट पे लग रही होगी। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी या फ्लूइड के अंदर डुबाते हैं, उसके ऊपर एक फोर्स लगती है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, वो किसके बराबर होती है, जितना भी फ्लूइड बाहर निकला होता है उसके वेट के बराबर होती है। ठीक है, यही हमारा बताता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड, जब कोई भी बॉडी को इमर्ज किया जाता है फुली और पार्शियली, पूरा या फिर थोड़ा आधा या उससे कम, इन अ फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड में, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, जो कि बियोंसी फोर्स होती है, दैट इज इक्वल टू द वेट, वो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, वो बराबर होती है जितना भी फ्लूइड बाहर निकला है उसके वेट के बराबर होती है। तो अब हमें पता लग जाएगा कि भाई जितने, अब वो ये जो फ्लूइड से ऊपर की तरफ जो फोर्स लगी है वो कैसे निकालते हैं कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम पानी में डुबाएंगे उससे कुछ पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा, कोई भी फ्लूइड जो है बाहर निकलेगा, उसका क्या कर लेंगे हम, वेट कर लेंगे, और वही जितना वेट वो आएगा उतनी ही फोर्स उस पर लग रही होगी, ये हमें पता लग जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं पेपर में, तो ध्यान रखनी है। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या है हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, इट इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग रिलेटिव डेंसिटी, ये रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करने में यूज होता है किसी भी सब्सटेंस की। और दूसरा हमारे पास डिजाइन शिप, जो शिप वगैरह होती है ना और सबमरीन वगैरह होते हैं, उसे उसको डिजाइन करने में, उसे बनाने में यूज होता है। और थर्ड हमारा क्या होता है, हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर को इसी प्रिंसिपल के बेस पे बनाया गया। हाइड्रोमीटर यूज होता है किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी या पानी की डेंसिटी मेजर करने के लिए, और इलेक्ट्रोमीटर जो होता है वो मिल्क की डेंसिटी मेजर करने के लिए यूज होता है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना था। यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, और पूरे चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, इजी तरीके से समझ लिया है। ठीक है, पेपर से पहले एक बार इसका क्विक रिवीजन करोगे वीडियो देख के, तो पूरा एकदम जो भी क्वेश्चन आएगा तुम इसका इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।